सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने की कगार पर आकर खड़ी हो गई। राकांपा प्रमुख शरद पवार को सरकार बचने की पूरी उम्मीद अभी भी नजर आ रही है और उन्होंने कहा कि विधानसभा में होता है सरकार के बहुमत का परीक्षण। फ्लोर टेस्ट का जिक्र उन्होंने किया। उद्धव ठाकरे की सरकार के साथ ही रहेंगे शिवसेना के विधायक और देखेंगे विधानसभा में बीजेपी क्या करती है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने भी इसी तरह की बात कही। गुवाहाटी में मौजूद 21 विधायकों से संपर्क बना हुआ है, यानी कि जो 38 शिवसेना के विधायक शिंदे गुट के साथ गुवाहाटी में हैं, संजय राउत कह रहे हैं उनमें से 21 विधायक ऐसे हैं जिनसे उनका संपर्क बना हुआ है और वो कह रहे हैं कि विधानसभा में सरकार का ही समर्थन करेंगे। यानी कि अगर बात फ्लोर टेस्ट की आई तो संजय राउत के मुताबिक 21 विधायक ऐसे हैं शिंदे गुट के अंदर इस वक्त जो सरकार को वोट करेंगे। हालांकि दूसरी तरफ शिंदे गुट है जिसने न सिर्फ सबसे पहले सभी विधायकों के हस्ताक्षर वाले पत्र को रिलीज किया, उसके बाद एक फोटो दिखाया जिसमें सभी विधायक मौजूद थे और अब एक एक विधायक से मंजूरी का, समर्थन का लेटर दिया जा रहा है। तो महाराष्ट्र सियासी संकट को लेकर बड़ा अपडेट। शिवसेना भवन में हुई बैठक में उद्धव ठाकरे का 2 टूक संदेश है। कहा कि मर जाएंगे फिर भी शिवसेना नहीं छोड़ेंगे। कहने वाले आज भाग गए। दरअसल जिक्र और तंज जो किया जा रहा था वो शिंदे पर किया जा रहा था। बागी विधायक शिवसेना तोड़ना चाहते हैं। शिवसेना और ठाकरे का नाम लेकर आप रहकर दिखाइए। मेरे पास 2 विभाग एकनाथ शिंदे को मैंने दिए थे, उन्होंने जो भी किया या जो भी कर दिया, हमें एकजुट रहना है। कानून और नियम प्रक्रियाओं के लिहाज से जो भी होगा किया जाएगा। आप परिस्थितियों का डटकर मुकाबला करें। उन्होंने जो भी किया करने दो। और इस दौरान जरा सोचिए, वो कह रहे हैं कि हम सबको एकजुट रहना है, जबकि ये कहने के दौरान भी कई विधायक ऐसे हैं जो गुवाहाटी की तरफ चल दिए हैं, क्योंकि जो आंकड़ा पहले शिंदे के साथ शिवसेना के 35-34 विधायकों का हुआ करता था वो इस वक्त माना जा रहा है कि 42 के आसपास के विधायकों का हो चला है। यानी उस बगावत के बाद भी उद्धव ठाकरे के साथ रुके विधायकों ने कई ऐसे हैं जिन्होंने बगावत की है, उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ रहे हैं। इन सबके बीच में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ी चुनौती है एक एक करके शिंदे के पास गुवाहाटी पहुंच रहे शिवसेना विधायकों को रोकने की, क्योंकि उद्धव ठाकरे के समर्थन करने वाले सिर्फ 17 विधायक बचे हैं। हालांकि आंकड़ा भी ज्यादा बताया जा रहा, कहा जा रहा है कि इसमें से भी काफी विधायक ऐसे हैं जो गुवाहाटी की तरफ चल दिए हैं। इनमें से कई विधायकों के शिंदे के खेमे में जाने की आशंका है। अजय चौधरी शिवसेना विधायक दल के नेता नियुक्त किए गए हैं। विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झिरवाल के फैसले को शिंदे की चुनौती है और फैसले को अदालत में चुनौती दे सकता है एकनाथ शिंदे का खेमा। और इसके लिए बाकायदा गुवाहाटी में मुंबई से पहुंचे वकील तो हैं ही, बल्कि गुवाहाटी में असम के बेहतरीन वकीलों के साथ भी एकनाथ शिंदे मशवरा कर रहे हैं, कानूनी राय ले रहे हैं। और ये राय इसलिए भी जरूरी है क्योंकि बाकायदा शिवसेना की तरफ से वर्तमान स्थिति में कहें तो उद्धव ठाकरे की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष को लिखा गया कि 16 विधायक जो पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करके पार्टी की मीटिंग में नहीं आए, उनकी सदस्यता को रद्द किया जाए और उनमें शिंदे का नाम भी है। हालांकि इस बात को भी 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक विधानसभा की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। महाराष्ट्र में तेजी से घूम रहा है राजनीतिक घटनाक्रम। गोंदिया के निर्दलीय विधायक विनोद अग्रवाल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। शुक्रवार को बीजेपी ने अग्रवाल को बंद कमरे में सदस्यता दिलाई है। गुरुवार को निर्दलीय गीता जैन ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। गीता जैन ने 2019 में आघाड़ी सरकार को समर्थन दिया था। बीजेपी छोड़कर निर्दलीय विधानसभा चुनाव लड़ी थी गीता जैन और जीत गई थी। फिर आघाड़ी सरकार का हिस्सा बनी, लेकिन अब वापस बीजेपी में आ गई। फडणवीस से गीता जैन की क्या बात हुई ये इसलिए स्पष्ट नहीं क्योंकि बंद कमरे में सदस्यता दिलाई गई, लेकिन फिर भी एक तरफ शिंदे जो बीजेपी का नाम लिए बगैर ये कह रहे हैं कि एक बड़ी पार्टी का समर्थन उनके साथ है और शिवसेना के विधायकों को तोड़ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अब उन निर्दलीय विधायकों को अपने साथ मिला रही है
जिनके पृष्ठभूमि या तो बीजेपी रही है या फिर जो अब बीजेपी का हिस्सा बनना चाहते हैं। और अब बात करते हैं इन पूरे घटनाक्रम को लेकर किस अखबार में क्या कुछ छपा है। सबसे पहले बात करते हैं शिवसेना के मुखपत्र की, यानी कि सामना की। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके का एडिटोरियल इसमें आया होगा, किस तरीके का संपादकीय होगा, क्योंकि यह सीधे तौर पर शिवसेना का ही मुखपत्र है। तो इसमें लिखा जाता है कि समय रहते अपने तौर तरीके सुधार ले विश्वासघाती विधायक, यानी कि यह तो मान लिया गया है कि विश्वासघात किया गया है। नसीहत दी गई है कि आप तौर तरीकों को समय रहते सुधार लीजिए, यानी कि वापस आइए। इसमें आगे लिखा जाता है कि जो विधायक बीजेपी के दबाव की रणनीति के आगे झुक गए हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि अगर आम कार्यकर्ताओं ने मन बना लिया तो वो स्थायी रूप से पूर्व हो जाएंगे, यानी कि पूर्व विधायक हो जाएंगे। यानी कि अगर मध्यावधि चुनाव की तरफ जाना पड़ा या फिर चुनाव जब होगा तो उनको जनता अपने दिल से निकाल देगी, वोट से निकाल देगी, सिरे से खारिज कर देगी। इस तरीके का इसमें एडिटोरियल लिखा गया है। और यह भी लिखा गया कि शिवसेना को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। शिवसेना ने कई चुनौतियों का सामना आज तक किया है, सत्ता से बाहर रहने पर भी शिवसेना को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और यह भी जिक्र किया गया है कि हो सकता है सत्ता हमारे हाथ से जाए लेकिन हम बदलेंगे नहीं। बीजेपी के चंगुल में फंस गए हैं, शिवसेना की टिकट पर जीते विधायक सीधे तौर पर हमला न सिर्फ बीजेपी पर किया गया बल्कि उन विधायकों पर किया गया है जो अब शिवसेना के साथ नहीं दिखाई दे रहे। अब बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस की। इंडियन एक्सप्रेस में मृणाल पांडे का लेख है, तस्वीरें देखिए। तंज कसा गया है। महाराष्ट्र से गुवाहाटी पहुंचे बागी शिवसेना विधायक और बाढ़ के बीच में 5 सितारा लग्जरी में ठहरे हैं बागी विधायक। इस समय असम के तमाम जिलों में बाढ़ का प्रकोप है, लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है, लाखों लोगों को नुकसान हो चुका है। और इस एडिटोरियल में लिखा गया है कि असम के मुख्यमंत्री बाढ़ के समय अपनी जिम्मेदारी को भूल गए हैं। वो बाढ़ग्रस्त इलाकों में विमान से राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं, लेकिन रेडिसन में विधायकों की आवभगत में जुटे हैं। आपको बता दें कि प्रसार भारती की पूर्व अध्यक्ष हैं मृणाल पांडे, जिन्होंने सीधे तौर पर बिस्वा को टारगेट किया और कहा कि जिम्मेदारी इस वक्त बतौर मुख्यमंत्री आपकी ये होनी चाहिए कि असम के अंदर जो बाढ़ आई है, आप जनता के लिए उनके बीच में हो, उनको राहत दें, उनको राहत सामग्री दें, लेकिन आप आओ भगत में लगे हैं। इन सब के बीच में एक और बयान का जिक्र करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना के विधायक गुवाहाटी पहुंचे हैं, तंज कसा है बिस्वा ने सीधे उद्धव ठाकरे पर और कहा कि आपका भी मन करे तो आप भी भ्रमण के लिए गुवाहाटी आ जाइए। और अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स की। दरअसल इसमें वैसे तो अर्थव्यवस्था से जुड़े एडिटोरियल होते हैं, उस तरीके की खबरें होती है, लेकिन महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र को आर्थिक नगरी भी कहते हैं, इससे जुड़ा जो एडिटोरियल है उसको देखिए, उस खबर को देखिए। इसमें सीधे तौर पर लिखा है कि बीजेपी पर्दे के पीछे सक्रिय है, सीधा बीजेपी का नाम लिया गया है। और लिखा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराना चाहती है बीजेपी, एकनाथ शिंदे के समर्थकों की संख्या बढ़ाने में जुटी है बीजेपी। शिवसेना तोड़ने के लिए शिंदे को 37 विधायकों की जरूरत है और शिंदे करीब 50 विधायकों का समर्थन होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में चुप्पी साधे हुए बीजेपी के ज्यादातर नेता फिलहाल बंद कमरों में बन रही आघाड़ी सरकार गिराने की रणनीति। हालांकि कल तो शिंदे नहीं, बाकायदा जब अपने विधायकों को संबोधित कर रहे थे, उनसे बातचीत कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, उस दौरान ही शिंदे ने कह दिया था कि एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है जो काफी मजबूत है, जो काफी ताकतवर है, जिससे पाकिस्तान भी डरता है, उसका हमारे साथ समर्थन है या वो हमारे पीछे है, तो डरने की जरूरत नहीं है। हर कोई अंदाजा लगा सकता है वो पार्टी कौन सी। और अब बात करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की। इसमें निर्जा चौधरी का लेख है, महाराष्ट्र के घटनाक्रम से शिवसेना और कांग्रेस को नुकसान होगा। एकनाथ शिंदे की बगावत से शिवसेना टूटने की कगार पर है। शिवसेना पर ठाकरे परिवार का नियंत्रण सवालों के घेरे में है और पार्टी के विभाजन और विधायक दल के विभाजन में दरअसल अंतर होता है। यहां 2 चीजें समझाई गई है। पहली तो यह कि अगर विधायक दल में विभाजन है, यानी कि विधायक इधर उधर जा रहे हैं, वो एक अलग मुद्दा है। पार्टी में विभाजन का मतलब है कि सिंबल किसके पास जाएगा और बाकी चीजें क्या हो रही हैं।
अगर शिवसेना पर उद्धव ठाकरे का नियंत्रण नहीं रहा तो ठाकरे परिवार के बगैर शिवसेना क्या करेगी? ये एक बड़ा सवाल है जो फर्स्ट इंडिया भी लगातार उठा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम कांग्रेस का जिक्र करते हैं तो कांग्रेस को गांधी परिवार के बिना देखना लगभग असंभव नजर आता है। और जब जब गांधी परिवार से कांग्रेस अलग हुई है तब तक कांग्रेस में कई टुकड़े हुए हैं। ऐसे ही शिवसेना है, क्योंकि शिवसेना बाला साहेब ठाकरे या कहीं के ठाकरे परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे का कंट्रोल शिवसेना से हटता है तो फिर हो सकता है कि शिवसेना कई टुकड़ों में बढ़ जाए। हालांकि 2 टुकड़ों में पहले ही बढ़ चुकी है, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में। लेकिन यह भी सच है कि शिंदे की बगावत से शिवसेना तो कमजोर होगी, वहां महाराष्ट्र में कांग्रेस भी कमजोर है। और अब बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय एडिटोरियल की द मेल्टडाउन की। महाराष्ट्र के नाट्य घटनाक्रम में नित्य नए उतार चढ़ाव हो रहे हैं। मुंबई में सूरत होते हुए गुवाहाटी तक बिछी हुई है बिसात। अपनी ही कमजोरी का शिकार हो रही उद्धव ठाकरे की सरकार। और यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे मजबूत होते, पार्टी पर कंट्रोल होता, अपने विधायकों पर कंट्रोल होता, तो हो सकता है कि कुछ विधायक चले जाते, लेकिन सत्ता गिरने की नौबत नहीं आती। जिस तरीके से राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, इस तरीके का घटनाक्रम हुआ था, लेकिन न सिर्फ सरकार बचाई, बाकी जो विधायक छोड़कर चले गए थे, जो नाराज होकर चले गए थे, वो भी वापस आए। उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी शिवसेना के भीतर से ही चुनौती मिल रही है। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं शिवसेना के विधायक। फिलहाल उद्धव ठाकरे को दल बदल कानून का सहारा है। शिवसेना टूटी तो उद्धव ठाकरे की सरकार का भी समापन होगा। और कई ऐसे मुद्दे हुए हैं बीते कुछ वक्त में जहां शिवसेना सॉफ्ट हिंदुत्व या कहीं के हिंदुत्व के इतर गई है। मसलन जब वहां दंपत्ति हनुमान चालीसा करना चाहते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको रोका गया। इसके अलावा एक डेलीगेशन राम मंदिर आना चाहता था, आदित्य ठाकरे ने उनको रोका। और ये तमाम चीजें हैं। राज ठाकरे लाउड स्पीकर वर्सेस हनुमान चालीसा, इसको लेकर माहौल बना रहे थे, वहां भी उद्धव ठाकरे सरकार सख्त नजर आई। और ये दरअसल वो मुद्दे हैं जिनको शिंदे अब भुना रहे हैं और कह रहे हैं कि ये वो बाला साहेब की शिवसेना नहीं है जिसमें हिंदुत्व के साथ जिया जाता था, हिंदुत्व की विचारधारा के साथ आगे बढ़ा जाता था और हिंदुत्व की रक्षा के लिए सत्ता को ठोकर मार दी जाती थी। यहां सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौता किया गया और इसलिए हम सब शिवसेना से इतर गुवाहाटी में बैठे। इससे इतर बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव की, क्योंकि आज नामांकन हुआ द्रौपदी मुर्मू का। इस सब के बीच में एक रोचक खबर है। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव में अपने पिता को वोट नहीं देंगे जयंत सिन्हा, यानी कि वो पुत्र धर्म नहीं निभाएंगे, वो निभाएंगे पार्टी धर्म इस चुनाव के लिए। जयंत सिन्हा ने इंटरनेट मीडिया पर जारी किया वीडियो संदेश और कहा कि पार्टी प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को विजय दिलाना उनकी प्राथमिकता है, उनकी प्रायोरिटी है। इसलिए अपने पिता यशवंत सिन्हा को वोट नहीं देंगे जयंत सिन्हा। आपको बता दें कि झारखंड में हजारीबाग से राज्यसभा सांसद है जयंत सिन्हा और वित्त मंत्रालय वो संभाल चुके हैं। काफी एजुकेटेड हैं, प्रोफेसर हैं। हालांकि उनके जो पिता यशवंत सिन्हा हैं वो भी एक दौर में बीजेपी के मजबूत और कद्दावर नेताओं में से एक हुआ करते थे, या कहें कि सरकारी नौकरी से वीआरएस लेकर वो सियासत में आए, जनसंघ का हिस्सा बने, बीजेपी का हिस्सा बने, वित्त मंत्री रहे, विदेश मंत्री रहे और एक दौर में अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह, लाल कृष्ण आडवाणी एक जोड़ी हुआ करती थी। लेकिन बीते कुछ सालों में जब से एक नई जनरेशन बीजेपी में आई, उनको लगा कि उनकी पोजीशन खिसक रही है और वो टीएमसी का हिस्सा बन गए और टीएमसी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने। हालांकि राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के लिए उन्होंने वहां से भी अपनी सदस्यता को खत्म किया, क्योंकि वो तभी राष्ट्रपति उम्मीदवार हो सकते थे और टीएमसी की तरफ से ही उनके नाम को आगे प्रमोट किया गया। लेकिन ये लड़ाई पिता पुत्र की वैचारिक नहीं, दरअसल इस चुनाव के लिए है। और यशवंत सिन्हा के पुत्र जयंत सिन्हा द्रौपदी मुर्मू को जिताने की कोशिश भी करेंगे और वोट भी उन्हीं को करेंगे, क्योंकि वो पार्टी लाइन के साथ जाएंगे। परमेश्वरन अय्यर होंगे नीति आयोग के नए सीईओ।
नीति आयोग के मौजूदा सीईओ की बात की जाए तो ये जिम्मेदारी संभाल रहे हैं अमिताभ कांत। अब उन्हीं की जगह लेंगे परमेश्वरन अय्यर। 30 जून 2022 को अपने कार्यकाल पूरा करेंगे अमिताभ कांत। दरअसल उत्तर प्रदेश कैडर के 1981 बैच के रिटायर्ड आईएएस अफसर हैं अय्यर और पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन का नेतृत्व किया था अय्यर ने। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दे दी है और वो 30 जून को जिम्मेदारी संभालेंगे। वहीं आईपीएस तपन कुमार डीका इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक नियुक्त किए गए हैं। फिलहाल आईबी में विशेष निदेशक के पद पर कार्यरत हैं तपन कुमार। तपन कुमार दरअसल हिमाचल प्रदेश कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। आईबी चीफ के रूप में 2 साल का तपन कुमार डीका का कार्यकाल रहेगा। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी। बात करते हैं आईपीएस सामंत कुमार गोयल को एक्सटेंशन की। रिसर्च एवं एनालिसिस विंग यानी कि रो में सचिव के पद पर कार्यरत हैं सामंत कुमार। वर्तमान कार्यकाल में 1 वर्ष की अवधि तक के लिए मिला कार्यकाल विस्तार। पंजाब कैडर के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं सामंत कुमार। पंजाब में 4 आईपीएस अधिकारी डीजीपी रैंक में पदोन्नत हुए हैं। पंजाब सरकार के 1992 बैच की 4 आईपीएस अधिकारियों को मिला पदोन्नत। इन पदोन्नतियों के बाद राज्य पुलिस के पास अब हुए 8 डीजीपी। शरद सत्य चौहान, हरप्रीत सिंह सिद्धू, गौरव यादव और कुलदीप सिंह को मिला पदोन्नति का तोहफा। जेल विभाग के प्रभारी का जिम्मा है आईपीएस हरप्रीत सिंह सिद्धू के पास, जबकि आईपीएस शरद सत्य चौहान है सुरक्षा विंग के प्रभारी। आंतरिक सतर्कता प्रकोष्ठ की देखरेख करते हैं कुलदीप सिंह। वहीं सीएम भगवंत मान के विशेष प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत है गौरव यादव। पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक पीसी डोगरा के दामाद हैं यादव। दिल्ली सीएम केजरीवाल के आईएएस आईपीएस आरएस प्रशिक्षण बैचमेट है गौरव यादव। एनआईए में 1 साल से चली आ रही तदर्थ व्यवस्था खत्म कर दी गई। पंजाब कैडर के आईपीएस दिनकर गुप्ता बने एनआईए के नए मुखिया। केंद्र ने गुरुवार को पंजाब के पूर्व डीजीपी गुप्ता को बनाया एनआईए का महानिदेशक। सेवानिवृत्त दिनांक 31 मार्च 2024 तक उनकी अपने पद पर बने रहेंगे दिनकर गुप्ता। अभी पंजाब पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष के रूप में वो तैनात हैं। 1987 बैच की आईपीएस दिनकर गुप्ता ने ली वाईसी मोदी की जगह। 1 साल से ज्यादा समय से तदर्थ व्यवस्था के तहत था एनआईए प्रमुख का पद। वाईसी मोदी की सेवानिवृत्ति के बाद से कुलदीप सिंह संभाल रहे थे अतिरिक्त प्रभार। वर्तमान में सीआरपीएफ के डीजी के पद पर तैनात हैं आईपीएस कुलदीप सिंह। अफगानिस्तान में राहत के लिए भारत ने भेजी टेक्निकल टीम। अफगानिस्तान की पाक पीटा प्रांत में भूकंप से 1000 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान के नजदीक है अफगानिस्तान का पाक पीटा प्रांत और भारत ने वायुसेना के विमान से काबुल पहुंचाई है राहत सामग्री। कोयला तस्करी मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा से पूछताछ की गई। दिल्ली से पहुंची ईडी की टीम और 2 महिलाएं सहित 4 अधिकारी भी पहुंची। बच्चे को लेकर ईडी की कार्यालय पहुंची रुजिरा बनर्जी। ईडी के अधिकारियों ने करीब 6 घंटे रुजिरा से पूछताछ की। बच्चे के रोने से बातचीत की रिकॉर्डिंग में कई बार रुकावट आई। तृणमूल कांग्रेस की महासचिव हैं अभिषेक बनर्जी। भारत के नए संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण हुआ है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने इस उपग्रह को बनाया है। इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए उपग्रह है। गुरुवार को फ्रेंच गुयाना की कोवरू से इसका सफल प्रक्षेपण किया गया। डीटीएच सेवा प्रदाता कंपनी टाटा प्ले को दी गई अनुमति। संचार उपग्रह की पूरी क्षमता का उपयोग कर सकती है टाटा प्ले। 24 केयू बैंड का 4180 किलोग्राम वजनी है GSAT-24 उपग्रह। इस बार छतरी उद्योग में अच्छे कारोबार की संभावना है। पिछले 2 सालों के दौरान कोरोना के कारण नहीं बिकी छतरियां। इस साल मानसून बेहतर है। स्कूल और कार्यालय भी खुल चुके हैं। मानसून की आहट के साथ ही बाजार में छतरियों की मांग बढ़ गई है।
पिछले साल की तुलना में इस बार छतरियों की कीमत 25 से 30% ज्यादा है। पिछले साल थोक बाजार में छतरी की कीमत 90 रुपए से 200 रुपए के आसपास थी। इस बार उन्हीं छतरियों की कीमत 125 रुपए से 300 रुपए तक बिक रही है। बाजार में चीनी छतरियां नदारद होने से भी कीमतें बढ़ी। भाकपा की शाखा ऑल इंडिया किसान सभा कश्मीर में सक्रिय है। सेब उत्पादकों के लिए किया राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन। भारतीय सेब किसान महासंघ के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया है। केरल का सहकारिता मॉडल कश्मीर में लाने के प्रयास किए गए हैं और इस सिलसिले में केंद्र सरकार को मांग पत्र भी भेजा गया है। और अब बात करते हैं टाटा की इलेक्ट्रिक कार नेक्सन की, जिसमें पहली बार आग लगी है। बुधवार शाम मुंबई के एक उपनगर की घटना है। 2 महीने पहले खरीदी ई नेक्सन कार में आग लग गई। भारत में पहली बार किसी इलेक्ट्रिक कार में आग लगी है। टाटा मोटर्स और सरकार दोनों अपने अपने स्तर पर जांच करेंगे। देश में इस समय 30,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार चल रही हैं। ये कारें 10 करोड़ किलोमीटर चल चुकी हैं। पहली बार एक कार में आग लगी।